तो एवरीवन, क्या आप सभी के माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करती है, ये क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग था, जो अब ह्यूमन के एवोल्यूशन का जो पीरियड स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो है सोसाइटी में आता है, जो कि जंगलों में रहता है, जो केव्स में रहता है ना, जो हंटिंग गैदरिंग में जो है क्या कहते हैं कि उसमें इन्वॉल्व होता है, वो कैसे एक सिटी का डेवलपमेंट जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो कैसे एक सिटी को बनाता है, जैसे कि हड़प्पा सिटी हो गई या फिर मोहनजोदाड़ो सिटी हो गई। तो ये जो ट्रांजिशन है कि एक ह्यूमन जो जंगलों में रहता था, उससे लेके एक जो ट्रांजिशन आता है कहाँ पे कि वो एक सिटीज़ का फॉर्मेशन करने लग गया। तो ये जो पीरियड रहा है बीच का, जिसमें सिविलाइजेशन को ग्रो होने का टाइम मिला है, ये सिविलाइजेशन को बनने का टाइम मिला है, ये पीरियड जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है उसकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक कोट दिया गया है सबसे पहले बीबी लाल का। जो ये कोट है बीबी लाल का, वो इसमें ये मेंशन किया है कि द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नॉन वेरियसली एज द हड़प्पन इंदस और इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि जो मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन थी इंडिया की, जिसे हम हड़प्पा, इंदस और इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन है ये रिसेंट नेम जो है जिससे हम प्रोनाउंस करते हैं, वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज। वो कहते हैं कि वॉज इंडीड, इंडीड यानी कि विदाउट एनी डाउट, मतलब हमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो एक रिमार्केबल जो सिविलाइजेशन थी, विदाउट एनी डाउट हम कह सकते हैं कि बिन हमें इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि ये एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन थी। क्यों रिमार्केबल थी, उसके जो एस्पेक्ट्स थे उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इट शोड हाउ वेल बैलेंस कम्युनिटी लाइफ, कि मतलब जो लाइफ थी लोगों की इसमें वो इतनी ज़्यादा बैलेंस थी, इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट ग्लेयरिंग। हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है, चाहे हम कहाँ कहीं भी वर्ल्ड की किसी भी सिटी की सोसाइटी को अगर हम उठा के देख लें तो हमें देखने को मिलता है कि रिच और पुअर दो क्लास तो एग्जिस्ट करती ही हैं हर सोसाइटी में। और जो रिच क्लास है उसका काम क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का, है ना। उसका जो मेन फीचर ही एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड होता है ना, एक्सट्रैक्ट करने का सब कुछ गरीब लोगों से, उसके मीन्स को एक्सट्रैक्ट करने का। तो ये कहते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन थी ना उसमें ये जो डिफरेंसेस था रिच और पुअर का वो इतना ज़्यादा नहीं हमें देखने को मिलता। रिच और पुअर इसमें भी एग्जिस्ट करते थे, बट वो कैसे एग्जिस्ट करते थे, वो म्यूचुअल अकोमोडेशन के साथ एक साथ मिल के रहने में बिलीव करते थे, ना कि वो एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड था। ठीक है, इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक आइडियल सिविलाइजेशन हुआ करती थी। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो क्या है, वो है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, हम सिविलाइजेशन कहते किसे हैं, क्या होती है सिविलाइजेशन। ठीक है, सेकंड कि व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे जो अर्लीस्ट पहले की सिविलाइजेशन जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई है वो कौन सी थी, और उसकी मेजर अचीवमेंट्स क्या थी, वट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे एक फिगर दे रखी है इन्होंने, द नॉर्दर्न गेट एंट्रेंस टू धोलावीरास कैस्टल एरिया। ये जो फिगर है ये कहाँ के है, धोलावीरा का है, जो कि गुजरात में है, आईवीसी की ही साइट है ये प्रोमिनेंट सी। और कैस्टल, कैस्टल का मीनिंग होता है एक हायर पार्ट ऑफ सिटी, जिसे हम सिटाडेल भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो आईवीसी की साइट्स थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, सभी साइट्स। एक दो में एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे हमें सिटाडेल देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल चनुधारो जो साइट है वहाँ पे हमें कोई सिटाडेल का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज जो बाकी साइड्स आई वी सी की वहाँ पे हमें सिटाडेल देखने को मिलता है। सिटाडेल क्या था कि हायर प्लेटफॉर्म पे जो घर बने हुए होते थे ना, इलीट क्लास के जो क्या कहते हैं कि अमीर वर्ग के जो लोग रहते थे उनके लिए जो हायर प्लेटफॉर्म्स पे घर बने होते थे उसे हम कहते थे सिटाडेल। और बाकी जो लोअर टाउन था वो होता था कॉमन लोगों के लिए लोअर टाउन। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड थे। यहाँ पे ये जो धोलावीरा की पिक्चर है जिसमें कैस्टल एरिया बता रहे हैं, इट मीन्स ये बता रहे हैं कि इलीट क्लास के लोगों का जो घर था। ठीक है, अब बात आती है कि सिविलाइजेशन होती क्या है। अब सिविलाइज हम किसी भी सोसाइटी को, सिविलाइज सोसाइटी कुछ फीचर्स के बेस पे कह सकते हैं कि ये जो सोसाइटी है वो सिविलाइज सोसाइटी है, या फिर यहाँ पे ये सिविलाइजेशन है। तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी को, जब वो अपनी एडवांस स्टेज पे पहुँच जाती है और उस फीचर्स को अटेन कर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये एक सिविलाइजेशन है। क्या होते हैं वो फीचर्स, हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर कि वहाँ पे सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो बन गई है। अब यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं ना, पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो चुकी है, उनके मीन्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, उस सबको मैनेज करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए कोई हो जो उसे एडमिनिस्टर करे, है ना। उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पहला फीचर तो यही है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लगी हो, है ना, अर्बनिज़म
हो वहाँ पे, मतलब कि अर्बन सोसाइटी हो, कैसे वहाँ पे टाउन प्लानिंग हो, सिटीज़ की ग्रोथ हो, उनका मैनेजमेंट जो हुआ हो वो अच्छे से हो, प्रॉपर सिस्टम हो किसका, वाटर मैनेजमेंट का। ऐसे नहीं कि पानी कहीं भी जा रहा है ना, सड़कों पे निकल रहा है, घर से निकल गया पानी, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो कि अगर जो वेस्ट वाटर है घर का यूज़ किया हुआ वो ऐसे नहीं कि गली में पड़ा हुआ है ना, उसके लिए प्रॉपर चैनल्स बने हो कि वो पानी कहाँ ड्रेन होके जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल होती हैं उन्हें, जहाँ पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा हो। तो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अर्बनिज्म हो, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हो, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हो, मतलब कि जो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके हम फिनिश गुड्स बना सके। फॉर एग्जांपल हमें कोई मेटल मिल रहा है, कोई बीड्स मिल रही है, उसको हम क्या कर सके, उसका कोई ऑर्नामेंट बनाए, मेटल का हम क्या करें, टूल बनाए, है ना, फिनिश प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ट्रेड जो हो वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, दोनों। इंटरनल की मतलब सिटी के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपने ही रीजन के आसपास वाले एरिया में हम ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हमारी फैक्ट्री एस्टैब्लिश है ना। उसके अलावा जो है एक्सटर्नल ट्रेड भी हो कि मतलब कंट्री के बाहर भी हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो किसी फॉर्म में। पहले क्या होता था, जो रिकॉर्ड्स को हम कैसे ओरली कीप करते थे कि ना, किसी ने हमें बता दिया कि उस टाइम में ये होता था, ठीक है, तो हम उसे ओरली ही क्या कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, हम हमारी कमिंग जनरेशन को बता रहे हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं है, सिविलाइजेशन में ये होता है कि एक राइटिंग फॉर्म होनी चाहिए कि हम हमारे रिकॉर्ड्स को जो है लिख के प्रिजर्व कर सके, हम कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ लिख के। ठीक है, तो ये इसके अलावा कल्चरल आइडियाज़, यानी कि कोई डेवलप्ड आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, सोशल कस्टम्स हो। सोशल कस्टम यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस हमने सोसाइटी के लिए बना रखी हैं कि भाई ये सोसाइटी जो है इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही चलेगी। अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर कि रूरल सोसाइटी में एग्रीकल्चर हो रहा है। अब सिटीज़ ग्रो हो गई हैं, सिविलाइज्ड हो गई हैं सिटीज़, तो वहाँ पे जो ज़रूरतें हैं, अब लोग इंडस्ट्रीज़ में लग गए हैं ना काम करने, है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन में लग गए हैं, तो वो कृषि नहीं कर रहे सिटी वाले लोग। तो सिटीज़ के लोग कृषि नहीं कर रहे, पर उन्हें खाना तो चाहिए ना खाने के लिए, तो वो खाना की जो नीड है उनकी वो पूरा करने के लिए क्या हो, एक बैकअप है। कहाँ है, रूरल जो सोसाइटी है, रूरल इकोनॉमी जो है वो इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रही है कि वो अब उन्हें सिटीज़ में भी बेच रही है ना। सिटी में भी, सिटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ये एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फूड जो है वहाँ से अब मिल सकता है, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो एक सोसाइटी को जो है वो सिविलाइज सोसाइटी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, क्या डिफरेंट डिफरेंट हम सिविलाइजेशन जो देखते हैं वर्ल्ड के अलग अलग कोने में, जो सिविलाइजेशंस बनी हैं, क्या वो सभी एक ही टाइम पे बनी है। यानी कि जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी तभी पर्शिया, सीरिया, इराक में जो है मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो भी उसी समय में चल रही थी। ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो अलग अलग पीरियड में जो है ग्रो हुई है। फॉर एग्जांपल 4000 BC में हम देखते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है। 3000 BC में हम देखते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। ये सारे सिविलाइजेशन जो है वो रिवर बैंक पे इस्टेब्लिश होते हैं, क्योंकि जो रिवर है उससे उन्हें वाटर की जो सप्लाई है वो मिल जाती है। नाइल रिवर पे ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो बेस्ड होगी। फिर इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन 2000 BC। तो इससे हमें पता चला कि सबकी जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है, एक टाइम पे ये सारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे ना। फिर हम कहते हैं कि कैसे लोग जो विलेज से सिटी में गए। अब वही वाली बात है कि जो विलेज है वो क्या कर रहा था, रूरल इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे लगी हुई थी। ठीक है, पहले वो अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपने घर वालों के लिए जो ज़रूरत है उसके लिए ही ग्रेन प्रोड्यूस कर रही थी। फिर जो है जैसे जैसे वो प्लेन जो एरिया जिसमें वो एग्रीकल्चर कर रहे थे उसकी जो फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो वो देखते हैं कि सरप्लस भी इंक्रीज़ होता है, कि मतलब अब अधिशेष भी बचने लग गया। जो ज़रूरतें हैं इंसान की, उसकी फैमिली की पूरी होने के बाद भी उनके पास इतना फूड बच रहा है, तो वो उस फूड का क्या करेंगे, उसे बेचेंगे ही जाके। तो वो फूड जो है सिटीज़ में जाएगा, जिसकी वजह से सिटी का डेवलपमेंट होगा ना। अब लोग, सभी लोग जो एग्रीकल्चर में ही नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ही एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि जो, अगर आप दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, सिटीज़ में जाके ट्रेड एक्टिविटीज़ में लग रहे हो या फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वाली एक्टिविटीज़ में लग रहे हो, तो आपकी भी ज़रूरतों, कृषि की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं, क्योंकि अब जो विलेज इकॉनमी है वो सफिशिएंट इकॉनमी बन गई है, उसके पास इतना फूड प्रोड्यूस होने लग गया है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो वास्ट प्लेन्स थे पंजाब के, अब इंडिया और पाकिस्तान में जो डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, उसे वहाँ उन्हें कहाँ से पानी मिलता था, इंडस रिवर से मिलता था और उसके ट्रिब्यूटरी से मिलता था। वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, तो एग्रीकल्चर अच्छा होता था, एग्रीकल्चर अच्छा होता था। उसके अलावा हम देखते हैं कि हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो करती थी। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का जो पार्ट है वहाँ पे भी कृषि बहुत अच्छी हो रही है। 3500 BC के अराउंड जो है वहाँ पे जो है टाउन्स डेवलप होने लगे। हम देख रहे हैं कि टाउन्स बन रहे हैं, पहले पहले टाउन्स बनेंगे विलेज से। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो टाउन्स का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे ये जो टाउन्स हैं, जब ट्रेड एक्टिविटीज़ जो हैं
ये इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो ये सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रेड करने लगेंगे जब ये। तो ये जो ट्रांजिशन है 3500 BC से 2600 BC के अराउंड जो होता है, वो हमें विलेज से सिटी की ओर लेके जाता है कि लोग अब सिटीज़ की तरफ जो है वो मूव कर गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मैप पे हम देखते हैं कि जो रिवर इंदस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये हमें रिवर इंदस देखने को मिल रही है यहाँ पे, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंदस की, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलुज हो गई, है ना, ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर सरस्वती। तो इसी एरिया में जो है सारी जो हम कह सकते हैं सेटलमेंट्स जो हैं मेजर जो है वो यहीं पे फ्लरिश हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी पानी की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो रही थी, है ना, एग्रीकल्चर जो नीड है वो पूरी हो रही थी यहाँ पे। हम यहाँ पे कुछ हड़प्पन सिटी दे रखी है, और उनके मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में हम देखें वो किस रीजन में है, तो उसके बारे में। तो धोलावीरा जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गुजरात में है ना, जो पहली पिक्चर जो इस चैप्टर में स्टार्ट हुई थी वो इसी से स्टार्ट हुई थी कि धोलावीरा गुजरात में है। फिर हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो पंजाब में, कालीबंगन जो है राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो सिंध में, राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी जो है सबसे एरिया वाइज बिगेस्ट साइट है IBC की। अब हम टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है ये पाकिस्तान में है, और ये पहली दो सिटीज़ थी जो डिस्कवर हुई थी, जिसकी वजह से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम भी आ गया था, क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट सिटी थी जिसे डिस्कवर किया गया था IBC के थ्रू, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में। फिर ये कहते हैं कि 1924 के अराउंड ही जो है इसे डिस्कवर किया गया था, और इस सिटीज़ को, ये सिटीज़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस के प्लेन्स में डेवलप हुई थी। इंडस मैंने दिखाया ही था आपको कि जो इंडस रिवर है इसके प्लेन एरिया में ये डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। मेजर अगर सिटीज़ देखें दूसरी तो धोलावीरा होगी गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में होगी, गनेरी वाला चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, डेजर्ट एरिया ये वहाँ पे। उसके अलावा कुछ स्मॉलर साइट्स भी हैं, लोथल में, लोथल जो है गुजरात में हो गई, राखीगढ़ी गनेरी वाला, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो सरस्वती बेसिन पे डेवलप हुई है ना। फिर हरियाणा में फरमाना होगी, कालीबंगन जो है राजस्थान में होगी, भिराना, बनावली, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसे हमें मार्क करना है मैप पे। अब बताते हैं कि जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो टाउन प्लानिंग थी ना वो प्लान करके बनी हुई थी। जो स्ट्रीट्स थी वो वाइड थी, ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि ऐसे कट करती थी 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को, है ना, प्लान थी एकदम। और फोर्टिफिकेशंस था सिटीज़ का। फोर्टिफिकेशन इस पर्पज़ से था कि कहीं फ्लड ना आ जाए, है ना, सिटीज़ के अंदर। तो बाहर अगर फोर्टिफाई कर दे, घेराबंदी कर दें हम सिटी के बाहर, तो क्या होगा, फ्लड से बच जाए, कोई इन्वेजन ना कर सके, बाहर से आक्रमण से बच जाए, है ना। डोमेस्टिकेशन भी करने लगे थे लोग एनिमल्स का, तो उन्हें भी कोई जो है मतलब नुकसान ना हो एनिमल्स को भी किसी चीज़ का। इन सब चीज़ों के पर्पज़ से, इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए फोर्टिफिकेशन करने लग गए थे। और फोर्टिफिकेशन मेनली कि कहाँ किसका होता था, सिटाडेल वाले एरिया का होता था जहाँ पे एलीट लोग रहते थे, है ना, अपर टाउन का होता था। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि जो लार्ज बिल्डिंग्स थी वो भी हमें देखने को मिलती है, और वो कहते हैं कि वो किसी कलेक्टिव पर्पज़ के लिए होती थी कि भाई लोग मिल के वहाँ पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है वेयर हाउस, ग्रेनरीज देखने को मिलती है हड़प्पा में, ग्रेट ग्रेनरीज, क्या कहते हैं इसे, ग्रेनरीज को मुझे नहीं पता हिंदी में, कहते हैं कि ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो में। उसके बाद इंडिविजुअल हाउसेज, बड़े बड़े हाउसेज जो मिलते हैं हमें देखने को। और जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम कहें, घर बनाने में जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं, वो चाहे बड़े हाउस बने हुए हैं छोटे हाउस बने हुए हैं, उनमें सेम ही मटेरियल यूज़ होता है, ब्रिक्स की बनी होती है सारी बिल्डिंग्स। तो ये कहते हैं कि अभी भी एक चीज़ जो है वो मैटर ऑफ डिबेट है, अभी भी उस पर डिबेट हो रही है, क्या, जो ग्रेट बात है जो हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है, अभी हमें उसका यूज़ नहीं पता चल रहा कि भाई वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, क्या वो एलीट लोगों के लिए बनाया गया है या फिर वो कॉमन लोगों के लिए बनाया गया है। अगर वो बनाया गया है ग्रेट बाथ नहाने के पर्पज़ से बनाया गया, तो देखा जाए तो हर घर में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो IBC की साइड्स हैं, हर घर में बाथ वॉशरूम प्रॉपर बने हुए हैं, तो ग्रेट बाथ की तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है डिबेट का वो राइज हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि जो लेकिन इसको बनाने की जो टेक्निक है मोहनजोदाड़ो में, जो एक ग्रेट बाथ बना है वो वाटर प्रूफ मटेरियल से बना है। उस टाइम में हम सोचो कि इस टेक्निक का ही यूज़ करना एक बड़ी साइंटिफिक उनकी माइंड सेट को शो करता है कि लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे उस समय में कि वो वाटर प्रूफ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो नेचुरल विटामिन का यूज़ कर रहे हैं, फोम ऑफ तार, तार आपने देखी वो ब्लैक से कलर की, है ना, जैसे लगा देते कि पानी जो है परकोलेट ना कर सके, जो पानी है वो बाहर ना निकल सके, लीक ना कर सके। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स पे, ब्रिक्स के ऊपर उसे क्या किया गया, तार को लगा दिया गया, नेचुरल विटामिन को। फिर ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो जो वो बताते हैं कि वाइड, कैसे वाइड स्ट्रीट है कालीबंगन राजस्थान में, देखो इतनी वाइड वाइड स्ट्रीट है। फिर उसके बाद धोलेवीरा का हाउसिंग पैटर्न मैंने बताया कि 19 डिग्री पे वो
स्ट्रीट्स जो है एक दूसरे को कट कर रही है ना, सारी स्ट्रीट्स का यही है 90 डिग्री पे, मतलब ये प्लान की गई है एकदम। फिर ये जो मोहनजोदाड़ो है ग्रेट बाथ, अब यहाँ पे हमें देखने को पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इसके साइड में वेल प्लान्ड स्मॉल जो रूम्स बनाए गए हैं, किसके लिए, चेंजिंग के लिए, कि लोग यहाँ से जो है नहा के जा रहे हैं तो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्टेयर्स बनी हुई हैं प्रॉपर उतरने के लिए, इस साइड को भी स्टेयर देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। और प्रॉपर रिफ़िल करने का सिस्टम भी है पानी को, कि फ्रेश वाटर जो है रिफ़िल किया जा सके, और जो इसमें कलेक्ट हो रहा है गंदा पानी नहाने के बाद, उससे हम क्या करें, ड्रेन आउट कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी एडवांस है वो हमसे। और जो पर्पज़ है ऐसे स्ट्रक्चर्स का, वो अभी हमें पता नहीं चला कि भाई वो किस लिए बनाया गया था। क्या कोई रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ग्रेट बाथ का फॉर्मेशन हुआ था, या फिर रॉयल लोगों के नहाने के लिए, रॉयल फैमिली के लिए था, या फिर ये पब्लिक के लिए था। अभी हमें इस चीज़ पे डिबेट ही देखने को मिल रही है, इसमें कोई क्लैरिटी है नहीं। फिर हम अगर बात करें, हमने देख लिया टाउन प्लानिंग की इनकी, कि टाउन प्लानिंग कैसे हुई है, सिटीज़ जो हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं विलेज से। अब तीसरी चीज़ ये देखनी है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, ये वाटर को कैसे मैनेज करके रखते थे। तो ये कहते हैं कि हड़प्पन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि उन्हें वाटर को मैनेज करके रखना है, और क्लिनलीनेस यानी कि हाइजीन पे बहुत फोकस था उनका। उनके जो सेपरेट एरियाज़ थे बाथिंग के इन देयर होम्स, उन्होंने जो घर है उनमें सेपरेट एरिया बना रखे थे बाथ के लिए। और लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन होता था, मतलब गंदा पानी जो है नहाने के बाद जो वॉशरूम का पानी है वो स्ट्रीट में जा सके ना, प्रॉपर ड्रेनेज बना रखी थी। और जो ड्रेनेज है वो अंडरग्राउंड चल रही थी, ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करके, नहीं, वो रेन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे, वेस्ट वाटर को निकाल देते थे, ठीक है। ये कहते हैं कि पॉन्ड्स बना रखे थे उन्होंने, रिजर्वोयर्स बना रखे, रिजर्वोयर जो आर्टिफिशियल जो हम कह सकते हैं ना कि आर्टिफिशियल प्लेस जहाँ पे हम वाटर को स्टोर कर सके, जैसे कि ये हो गया, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है ना, पानी स्टोर करने के पर्पज़ से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इसे वाटर मैनेजमेंट के सोर्सेज को। ये कहते हैं कि जो धोलावीरा है वहाँ पे हमें 6 रिजर्वोयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्टोन से बने हुए हैं, रॉक्स को कट करके ये देखने को मिल रहा है ना, ये धोलावीरा का ही है। फिर इसके बाद कहते हैं कि हड़प्पन जो है वो खाते क्या थे, ये भी एक क्वेश्चन है कि हड़प्पन जो है उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें थी। ये कहते हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ हुई हैं, लार्ज और स्मॉल रिवर्स के अराउंड ही हुई हैं। तो ये कहते हैं कि जो पानी की एक्सेस थे, वाटर की एक्सेस थे, वो तो उन्हें ईजिली मिल गई, जिससे एग्रीकल्चर होगी, सरप्लस हो गया एग्रीकल्चर में। अब हमें देखने को मिलता है कि वो लोग क्या क्या उगा सकते हैं। अब उन्हें पानी मिल रहा है तो वो सीरियल्स उगा सकते हैं, कौन कौन सी, बार्ले, वीट उगा रहे हैं, मिलेट्स उगा रहे हैं ना। कई जगहों पे हमें राइस भी देखने को मिला। और राइस, आपको पता है कि राइस की जो कल्टीवेशन है वो पानी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है ना, राइस कल्टीवेशन में। तो इन्हें पानी की डिमांड्स तो हमें पता ही चल रहा है कि रिवर से पूरी हो रही है। इसके साथ साथ वो पल्सेस को उगा रहे हैं, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि इन्होंने कॉटन भी उगाया है, जो यूरोप और एशिया में सबसे पहली जो कोई सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन का कल्टीवेशन किया है वो हड़प्पन से थे। और जिससे ये क्लोथ्स भी बना रहे हैं, फार्मिंग टूल्स भी बनाए हैं इन्होंने, प्लो, टेराकोटा के, है ना, ये रे क्ले मॉडल बनावली में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी थी उसे मैनेज जो है कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हमें देखने को मिलता है कि इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस में फ़िश है जो कि रिवर और सी दोनों में मिल रही है। तो ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। इसका हमें कैसे पता चल रहा है कि जो पोट्स, जो मृत भांड थे जिसमें वो क्या करते थे, कुकिंग पोट्स, कुक क्या करते थे फूड को, या फिर स्टोर क्या करते थे। अब साइंटिफिकली जब हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं ना, जो एक्सकवेटर हैं हमारे, वो इसे जब रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि डायरी प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं हमें, उसके रिमेन्स भी, और कुछ टर्मेरिक के रिमेन्स, जिंजर, बनाना, इन सब के रिमेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये पता चला कि उनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थी वो डाइवर्स थी, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइप का फूड खा रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें उन्हें खाने को मिल रही हैं। अब ट्रेड की बात आती है कि अब उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस भी हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि विलेज से कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, हमें ये भी पता चल गया कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसी रही है ना। फिर हमें ये पता चला टाउन प्लानिंग के बाद कि वाटर मैनेजमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं। अब बात आती है ट्रेड की, सब कुछ उनका सॉर्ट आउट है भाई। ट्रेड कैसा है, द हड़प्पन्स वर एंगेज इन एक्टिव ट्रेड। वो ऐसा नहीं है कि अपनी सिविलाइजेशन के अंदर ही, सिटीज़ के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, वो बाहर कंट्रीज़, इंडिया के बाहर भी जो है ट्रेड कर रहे हैं। वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं ऑर्नामेंट्स में ज्वेलरी होगी, टिम्बर जो ट्री हो गया, ठीक है, वुड हो गए, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ का गोल्ड, कॉटन,
कुछ फूड आइटम्स जो हैं ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ज्वेलरी है वो क्या है, बीड्स ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन की बीड्स जो हैं कार्नेलियन की रेड कलर की हुआ करती थी, और ये सेमी प्रीशियस स्टोन की बनती थी, गुजरात में मेनली मिलती थी और ये बहुत ज़्यादा फेवर की जाती थी, तो ये इसका एक्सपोर्ट भी जो है बाहर करते थे आउटसाइड इंडिया। हड़प्पन जो है क्राफ्ट्स पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक, उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक्स जो है वो डेवलप करके थी इन्हें ड्रिल करने के लिए, कि जो ये कार्नेलियंस है इसको ड्रिल करके इसमें क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं वेरियस वे में। फिर कहते हैं कोन सेल्स भी हमें देखने को मिले, शेल की बैंगल्स जो हैं गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि अब अगर ये कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो उस समय में ये तो है नहीं कि कॉइन्स है या फिर मनी है, तो ये लोग कुछ मंगाएंगे भी तो उनसे अपनी नीड का। अगर मैं कुछ भेजूंगा तो मुझे कुछ चाहिए भी तो बदले में, तो ये लोग क्या करते थे, हमें देखने को मिलता है कि कॉपर जो है हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो ये लोग कॉपर मंगा लेते थे एक्सचेंज में वहाँ से बाहर के लिए। ये कार्नेलियन रेड कलर का जो सेमी प्रीशियस स्टोन है, ये कार्नेलियन, ये हमें कहाँ देखने को मिला है, बीड्स एक्सकवेटेड या एक्सकवेट की गई है, निकाली गई है कहाँ से, सूशा जो कि ईरान में है, मतलब गया कहाँ से, यहीं से क्या है ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हड़प्पन आइवरी कोम देखने को मिली है हमें, जो कि कोस्ट ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ जो कि सेंट्रल एशिया में है, वहाँ पे ये कोम देखने को मिली, ये भी यहीं से गई है। इसके अलावा ये कहते हैं कि इन्होंने डॉक यार्ड्स बना रखे थे। डॉक यार्ड्स किस लिए होते हैं कि भाई लोडिंग अनलोडिंग के लिए होते हैं, कि अब यहाँ से अगर सामान बाहर भेज रहे हो तो लोड करने के लिए जो बंदरगाह हैं ना, पोर्ट्स हैं, वहाँ शिप्स पे कैसे वो लोड होगा उसके लिए डॉक यार्ड्स होते थे। और बाहर से जो सामान आ रहा है कंट्री के, वो अब कंट्री के हर कोने में पहुँचाने के लिए जहाँ जहाँ नीड है उसके लिए अनलोडिंग करने के लिए डॉक यार्ड्स हुआ करते थे। तो हमें इंपॉर्टेंट जो है डॉक यार्ड्स भी देखने को मिले हैं यहाँ पे। यहाँ एक तो ये रहा लोथल में डॉक यार्ड इतना बड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद ये बताते हैं कि स्टेटाइट था एक, वो क्या होती थी, सील्स होती थी। सील्स क्या होती थी कि जो ऑथेंटिकेशन प्रूव करती थी। मान लो सील का काम क्या होता था, स्टेटाइट की बनी होती थी। सील का काम ये होता था कि जो भी सामान मैं बेच रही हूँ उसके ऊपर वो एक क्ले हुआ करती थी, क्ले होती थी ये, और इसे वेट करके लगा दिया जाता था, सॉफ्ट स्टोन टाइप का, और जब ये सूख जाता था तो ये हार्ड हो जाता था ना। और ये किस लिए यूज़ किया जाता था कि भाई ये शो करने के लिए कि जो मटेरियल हम बेच रहे हैं, इस प्लेस से भेज रहे हैं, उस प्लेस की ऑथेंटिसिटी को वो बताता था, कि ये वैलिडिटी को शो करता था। और इसके ऊपर कुछ फिगर्स होती थी एनिमल्स की, जिससे पता चल जाता था जहाँ पे ये भेजा गया है उस उनको ये पता चल जाता था कि ये चीज़ जो है जहाँ से मैंने मंगाई थी वहीं से आई है या नहीं, है ना। हम भी आज भी तो चेक करते हैं ना, एड्रेस वगैरह हो गया, या फिर कोई मार्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कि हाँ ये मार्क तो उस प्लेस से एसोसिएटेड है, तो ये चीज़ वहीं से आई होगी। तो वैसे ये सील्स का भी काम यही होता था। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि लाइफ्स ऑफ जो एंशियंट थे उनकी लाइफ्स कैसी थी। तो हम जो पुरातात्विक विभाग के लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने एक्सकवेट करके कुछ ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं जो हड़प्पन से यूज़ किया करते थे। फॉर एग्जांपल ये ब्रॉन्ज मिरर है, टेराकोटा पॉट है, ये धोलावीरा में मिला है। उसके अलावा वेट्स, ये है, क्या है ये, ब्रॉन्ज चिजल, जो कि धोलावीरा में दोनों ही मिली हैं। उसके अलावा ये गेम्स बोर्ड है चेस टाइप का, एक विसल है ये चिल्ड्रन के लिए ना, टॉयज़ और ये सब। ये हमें एक स्टैचू मिलता है प्रीस्ट किंग का, अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे प्रीस्ट एग्जिस्ट करते थे या नहीं, बट यही अभी तक इससे फाइंड आउट किया गया कि एक प्रीस्ट किंग के स्टैचू है। यहाँ पे हमें स्वास्तिक देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, हम कुछ भी अच्छा शुभ कार्य करते हैं तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो हम वो चीज़ हमने कहाँ से लिया, वो हमने IVC से लिए, इंडस वैली के लोगों से लिए। ठीक है, इसके बाद स्वास्तिक के बस 3 फेस DT हैं ये। फिर एक डांसिंग वीमेन है जो कि लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई है, ये मेटल के। यहाँ पे एक सील है जो फिगर है टेराकोटा का, जो क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और नमस्ते कर रहा है। ठीक है, और एक ये वेरी फेमस थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये भी हमें कहाँ मिलती है, एक पोर्ट पे देखने को मिलती है, लोथल के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अब बात होती है कि अगर कोई भी चीज़ है उसका ओरिजिन होता है, उसकी एक डेवलपमेंट पीरियड होता है, वो अपने पीक पे जाती है, उसके बाद वो उसका डिक्लाइन भी होता है, चाहे कोई भी हो। वैसे जैसे कि बर्थ होता है उसके बाद डेथ भी होती है, तो वैसे ही क्या होता है कि पीक के बाद डिक्लाइन होता है हर एक चीज़ का। तो अब इंडस वैली अपने पीक पे तो चली गई, अब उसका डिक्लाइन कैसे हुआ है, इसके लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं। लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ कहते हैं कि इन्वेजन हुआ था, कुछ कहते हैं कि इन्वेजन हुआ था तो वॉर हुई, वॉर की वजह से जो सिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। और कुछ कहते हैं कि कोई ट्रेस ही नहीं मिला हमें तो इन्वेजन का, तो कोई वॉर नहीं हुई। ये कहते हैं कि
हड़प्पन्स थे उनके पास तो कभी हमने आर्मी वेपन कुछ देखा ही नहीं, तो वो वॉर जैसी चीज़ को तो हम मान ही नहीं सकते कि वॉर की वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये एक पीसफुल सिविलाइजेशन थी, शांति से रहने वाली, जो कि हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था कि म्यूचुअली एकोमोडेशन पे बेस्ड थी। तो फिर भाई ये यहाँ पे वॉर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस फैक्ट को तो इन्होंने यहीं पे कैंसिल कर दिया। दूसरा फैक्टर जो है वो कहते हैं क्लाइमेटिक जो चेंज है वो हुआ होगा। ये कहते हैं कि 2200 BCE के बाद से जो है रेनफॉल है जो वो कम होगी, बारिश कम होने लगी, बारिश कम होगी तो ड्रायर फेज़ आ जाएगा, सूखा पड़ेगा, लोगों के पास एग्रीकल्चरल जो है फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। उसकी वजह से जो लोग हैं फूड की सप्लाई जो है गांव में ही नहीं रही तो सिटीज़ में कहाँ से जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग मर जाएंगे और सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है कि सरस्वती जो रिवर थी, जो कि पंजाब हरियाणा और गुजरात वाले एरिया में हम कह रहे थे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इसकी वजह से पॉसिबल था, ये सूख गई। ये कहते हैं कि ड्राई होगी सेंट्रल बेस। सडनली सिटीज़ जो हैं कालीबंगा, बनावली, ये जो है अबैंडन, लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। अब सूखा पड़ गया तो लोग यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, वो कहीं और जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उन्हें पानी मिलेगा। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर, और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट ये कुछ प्रोमिनेंट क्लाइमेट और इन्वायरमेंट वाले फैक्टर हैं जिस पे फिर भी बिलीव किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू लाइक इट।